हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश गढ़वाल वासुदेवा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन एक नए टॉपिक की यहाँ चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है स्थानीय पौने। स्थानीय पौने लोकल विंड्स। इससे पहले अपना जो 2 या 3 वीडियो जो थे वो इन्हीं पवनों से रिलेटेड थे, लेकिन उनमें हमने पौने जो है जिनकी चर्चा की है वो है एक स्थल समीर जल समीर से, एक घाटी और पर्वत समीर से, और एक था सनातनी या ग्रहीय या जो प्रचलित पौने हैं उनसे संबंधित। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है स्थानीय पौने। क्योंकि हम राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान में मार्च अप्रैल मई जून के महीने में हम एक विशेष प्रकार की पवन को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, जो कि काफी शुष्क होती है, काफी गर्म होती है, और उसे हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसे नाम देते हैं लू। ये जो लू है ये ना ही तो सनातनी पवनों में आती है, ना ही ये मौसमी पवन है, सामयिक पवन है जिसकी दिशा हर 6 महीने में या हर 12 घंटे में परिवर्तित होती हो। ये ऐसी स्थानीय पवनें हैं जो एक क्षेत्र विशेष में कुछ समय के लिए उत्पन्न होती है और उसके बाद विलुप्त होती है। ये जो स्थानीय पवन है, इन स्थानीय पवनों की उत्पत्ति, इन पवनों की उत्पत्ति तापमान, गति एवं धरातलीय संरचना इन 3 कारणों से होती है। मूल रूप से ज्यादातर हमारे इस पृथ्वी तल पर चलने वाली जो पवनें हैं इनकी उत्पत्ति का कारण होता है तापमान। तापमान के साथ साथ पृथ्वी की गति जो है वो भी पवनों की उत्पत्ति में सहायक है, और इन दोनों कारकों के साथ साथ तीसरा जो कारक आता है वो है धरातलीय संरचना। ये तीनों ऐसे कारक हैं जो पृथ्वी तल पर विभिन्न प्रकार की पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो स्थानीय पवनें जो है वो भी इन्हीं तापमान, गति और धरातलीय संरचना के कारण उत्पन्न होती है। अब क्योंकि तापमान के आधार पर देखें तो ऐसी पवनें जो कि उष्ण और शुष्क क्षेत्रों से उत्पन्न होंगी उन पवनों का तापमान ज्यादा होगा, यानी वो गर्म पवनें होंगी। या फिर अगर कोई पवन ध्रुवीय क्षेत्र से उत्पन्न होती है तो उसका तापमान कम होगा, यानी वो ठंडी पवन होगी। तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो इन स्थानीय पवनों को 2 ही भागों में विभाजित किया जाता है, 2 भागों में इनको वर्गीकृत किया जाता है, एक गर्म स्थानीय पवन और एक ठंडी स्थानीय पवन। आज अपने यहां पर जो चर्चा करेंगे वो है गर्म स्थानीय पवनों की, गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन। ये गर्म और शुष्क जो स्थानीय पवनें हैं इनका कुछ क्षेत्रों में लाभकारी प्रभाव पड़ता है, तो उन क्षेत्रों के लिए तो ये जो पवनें हैं वो काफी महत्व रखती है। लेकिन कुछ पवनें ऐसी होती हैं जो किसी अन्य क्षेत्र में जाकर विनाशकारी प्रभाव डालती है, तो ऐसे में ये मानव जीवन के लिए या पृथ्वी तल पर जो भी जैविक संसाधन है उनके ऊपर विपरीत प्रभाव डालने के कारण हानिकारक पवनों के अंतर्गत शामिल की जाती है। हालांकि कुछ पवनों को दोनों ही कैटेगरी में शामिल किया जाता है, जिससे किसी क्षेत्र विशेष में लाभ भी होता है और नुकसान भी होता है। तो बात करते हैं इन गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनों की, ये कौन कौन सी है, किन किन क्षेत्रों में चलती है और इनका प्रभाव क्या पड़ता है। तो उससे पहले अगर हम देखें तो क्योंकि ऐसी पवनें विश्व भर में चलती है और विश्व भर में चलती है तो अगर इनको हम मैप के माध्यम से समझें तो वो ज्यादा प्रभावी रहेगा। तो ये विश्व का एक छोटा सा मानचित्र है।
ये आपके सामने विश्व मानचित्र है। इस विश्व मानचित्र में ये जो स्थानीय गर्म पवनें हैं ये कौन कौन सी है और किन क्षेत्रों में प्रभाव डालती है, तो इसकी अगर बात करें तो पहली पवन जो आती है वो है चिनूक। चिनूक नाम सुना होगा आपने, काफी प्रसिद्ध रही है, कॉम्पिटिशन की दृष्टि से बार बार रिपीट होने वाली पवन है चिनूक। इस चिनूक पवन का जो प्रभाव है ये होता है उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में ये है आपके रॉकी पर्वत, ये रॉकी पर्वत आता है पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती भाग में उत्तर से दक्षिण की तरफ जो पर्वत स्थित है नाम आता है रॉकी पर्वत। इस रॉकी पर्वत के सहारे जब ये पवनें पूर्व की ओर आती है और वृष्टि जो ढाल होता है उस ढाल के सहारे रॉकी पर्वत के ऊपर उठती है। ऊपर उठती है तो ऊपर उठने के कारण इन पवनों का शुष्क एडियाबैटिक ताप पतन दर जो है उसके आधार पर तापमान घटता है। तापमान घटता है तो संघनन होता है और संघनन के कारण वर्षा होती है। यानी इन पवनों के कारण रॉकी पर्वत के पश्चिमी ढाल पर वर्षा होती है। लेकिन जैसे ही ये पवनें इस रॉकी पर्वत को पार करके पूर्व की ओर आती है, अमेरिका की तरफ आती है, तो अमेरिका की तरफ पूर्वी ढाल से ये पवनें नीचे उतरती है और नीचे उतरती है तो ऐसे में नीचे उतरती हुई पवन का तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने के कारण वर्षा तो नहीं होगी, लेकिन साथ ही साथ तापमान बढ़ने के कारण उस समय यहां उत्तरी अमेरिका के अंदर इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में शीत ऋतु के दौरान यहां बर्फ जमी रहती है। इस क्षेत्र में बर्फ जमी रहती है। अब इस बर्फीले क्षेत्र में जैसे ही ये पवनें आती है जिनका तापमान लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4.4 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये पवनें इस बर्फीले क्षेत्र में जैसे ही आती है तो तापमान बढ़ने के कारण इस क्षेत्र में जो जमी हुई बर्फ है ये बर्फ पिघलने लगती है और जब ये बर्फ पिघलती है तो इसी कारण इन चिनूक पवनों को हिमबक्षिणी के नाम से जाना जाता है। हिमबक्षिणी या स्नो ईटर। स्नो ईटर या हिमबक्षिणी के नाम से जाना जाता है। और यहां से सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सी पवन हिमबक्षिणी के नाम से प्रसिद्ध है, स्नो ईटर के नाम से प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन होना चाहिए आपका चिनूक पवन, जो कि उत्तरी अमेरिका में शीत ऋतु के दौरान आती है। ये जो पवन है इस पवन के कारण यहां जमी हुई जो बर्फ है, बर्फ पिघलने के कारण इस क्षेत्र में धरातल पर घास के मैदान उत्पन्न होते हैं और साथ ही साथ बसंत ऋतु के दौरान यहाँ जो गेहूं की फसल बोई जाती है उस फसल के लिए भी ये पवन लाभदायक होती है, क्योंकि जितनी जल्दी धरातल से बर्फ हटेगी, बर्फ हटने के कारण वहां पर जुताई का कार्य हो सकता है, गेहूं की फसल बोई जा सकती है। तो पहली जो स्थानीय जो गर्म पवन आती है वो चिनूक पवन है, जिसे हिमबक्षिणी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी अगर पवन की बात करें तो दूसरी पवन आती है फान। फान देखा जाए तो चिनूक और फान लगभग एक जैसी पवनें हैं। दोनों उष्ण और शुष्क पवनें होती है, दोनों पर्वत से नीचे उतरती है और जब पर्वत से नीचे उतरती है किसी ढाल के सहारे तो इनका तापमान अधिक होता है। तापमान अगर देखा जाए तो इन दोनों ही पवनों के तापमान की बात करें तो वो लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हालांकि कभी कभी विशेष परिस्थितियों में इन पवनों का तापमान अधिक हो जाता है, लेकिन सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो चाहे चिनूक पवन की बात हो, फान की बात हो, दोनों ही पवनों का तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4.4 डिग्री सेल्सियस रहता है। बात करें फान की
तो फान जो पवन है वो इस यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण पवन है। इस यूरोप महाद्वीप की अगर बात करें तो यूरोप महाद्वीप के दक्षिणी भाग में या इस अंध महासागर के उत्तरी भाग में यहां आपके एक पर्वत आता है और इस पर्वत का नाम होता है आल्पस पर्वत। इस पर्वत का नाम होता है आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत। तो ये जो फान पवन है, ये फान पवन भी दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है और दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी तो इसके इस आल्पस पर्वत के उत्तरी के सहारे जैसे ही नीचे उतरती है तो तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने के कारण इसके उत्तर में यहाँ एक देश स्थित है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, इट्स स्विट्जरलैंड के दो अंदर शीत ऋतु में जो है अमेरिका के समान बर्फ जमी रहती है और इस बर्फ जमी हुए क्षेत्र के अंदर जैसे ही ये फान पवन आती है जिसका तापमान अधिक होता है तो तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर वो बर्फ पिघल जाती है और बर्फ पिघलने के कारण यहाँ पर भी घास के मैदान तैयार होता है। साथ ही साथ बसंतकालीन गेहूं के बोने के लिए अनुकूल दशाएं बन जाती है। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि यूरोप की हिमबक्षिणी, यूरोप महाद्वीप की हिमबक्षिणी पवन कौन सी है तो उसका आंसर आपका होना चाहिए फान पवन। सामान्य रूप से अगर हिमबक्षिणी के रूप नाम से अगर किसी को जाना जाता है तो वो चिनुक है, लेकिन चिनुक के समान दशाएं यूरोप महाद्वीप में फान पवन के कारण उत्पन्न होती है तो ऐसे में इसे यूरोप की हिमबक्षिणी पवन कहा जा सकता है। इसका जो सर्वाधिक प्रभाव होता है स्विट्जरलैंड में होता है। इस स्विट्जरलैंड के अंदर जब ये पवनें आती हैं तो यहाँ की घाटियों की जो बर्फ है वो पिघल जाती है और उस क्षेत्र का जो मौसम है अनुकूल हो जाता है। इस कारण यूरोप की घाटी वाले क्षेत्र जलवायु मरु उद्यान, जलवायु मरु उद्यान भी कहा जाता है। यूरोप के घाटी वाले क्षेत्र को इन पवनों के कारण जलवायु मरु उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण पवन है जो कि उष्ण है, शुष्क है और बर्फ को पिघलाने में सहायक है, इसलिए दोनों को ही हिमबक्षिणी के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो आपकी महत्वपूर्ण पवन आती है वो आती है हरमट्टान। हरमट्टान, ये जो हरमट्टान पवन है इसकी उत्पत्ति होती है इस अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में यानी सहारा मरुस्थल में। यहां से इस पवन की उत्पत्ति होती है। सहारा मरुस्थल के अंतर्गत ये जो पवन है हरमट्टान उत्पन्न होती है और यहां से उत्पन्न होकर दक्षिण पूर्व की ओर आती है। यहां से दक्षिण पूर्व की ओर आती है। जैसे ही ये पवन दक्षिण पूर्व में आती है तो क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों से उत्पन्न हुई है और मरुस्थलीय क्षेत्र जो है उष्ण शुष्क होता है, पवन का तापमान बहुत ज्यादा होगा, नमी बिल्कुल नहीं होगी। तो तापमान अधिक और नमी की कमी के कारण जैसे ही यह पवन यहां गिनी की खाड़ी में आती है, गिनी की खाड़ी, इस क्षेत्र में यह पवन आती है तो गिनी की खाड़ी विषुवत रेखीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है। यहां पर तापमान अधिक होने के साथ साथ वायुमंडल में नमी या आर्द्रता की मात्रा भी अधिक होती है और इस कारण इस क्षेत्र का जो इस क्षेत्र की जलवायु है वो मानव निवास के लिए प्रतिकूल होती है, काफी कष्टदायक होती है। जैसे ही इस गिनी की खाड़ी के अंदर ये पवन आती है हरमट्टान पवन जो कि अफ्रीका से उत्पन्न हुई है सहारा मरुस्थल से और दक्षिण पूर्व की ओर आकर गिनी की खाड़ी तक पहुंचती है, तो ये पवन इस क्षेत्र में वायु के अंदर जो नमी या आर्द्रता की मात्रा अधिक पाई जाती थी उसको कुछ कम कर देती है।
यानी नमी को सोख लेती है, और जैसे ही इस क्षेत्र में इस पवन के कारण वायुमंडलीय नमी आर्द्रता कम होती है तो यहाँ का मौसम सुहावना हो जाता है, मानव निवास के योग्य हो जाता है। और इसी कारण इस गिनी की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, वहां के जो लोकल लोग हैं, वो इस पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जानते हैं। डॉक्टर पवन काफी इंपॉर्टेंट पवन है एग्जाम की दृष्टि से। अगर देखा जाए तो बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, डॉक्टर पवन के नाम से किसे जाना जाता है, तो हरमट्टान। ये जो हरमट्टान है, ये अफ्रीका की महत्वपूर्ण स्थानीय एवं शुष्क पवन है। गर्म है, शुष्क है, जिसके कारण वायुमंडल में नमी की मात्रा घटती है। वहां के तटवर्ती क्षेत्र में जलवायु मानव निवास के अनुकूल हो जाती है, और इस कारण वहां के स्थानीय लोग इसे डॉक्टर पवन का नाम देते हैं। तो तीसरी महत्वपूर्ण पवन है हरमट्टान। और अगर पवनों की बात की जाए तो पवन आती है सांता आना। सांता आना, सांता आना, ये सांता आना जो पवन है, ये भी गर्म एवं शुष्क पवन है। गर्म एवं शुष्क पवन है। इस पवन का अगर प्रभाव देखा जाए तो सांता आना जो पवन है, ये मूल रूप से चलती है उत्तरी अमेरिका में ही। उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में ये है कैलिफोर्निया की घाटी। कैलिफोर्निया की घाटी, और इस कैलिफोर्निया की घाटी के अंदर पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली उष्ण एवं शुष्क पवन को नाम दिया जाता है सांता आना। सांता आना, ये भी कॉम्पिटिशन में कई बार पूछ ली गई है। इसी प्रकार से और अगर पवनों की बात करें तो एक पवन आती है सिराको पवन। सिराको पवन, इस सिराको पवन की बात करें तो ये सिराको पवन उत्पन्न होती है इस सहारा मरुस्थल से। यहां से ये पवन उत्पन्न होती है। सिराको पवन की उत्पत्ति क्षेत्र अगर पूछ लिया जाए तो सहारा मरुस्थल, उत्तरी अफ्रीका, यहां से ये पवन उत्पन्न होती है और उत्तर की तरफ जाती है। तो होता क्या है कि जब ये उत्तर की तरफ जाएगी तो रास्ते में आता है, इनके मार्ग में पड़ता है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सागर। भूमध्य सागर से इस पवन के द्वारा कुछ नमी धारण कर ली जाती है। दूसरा कि जिस क्षेत्र से ये पवन जा रही है उस क्षेत्र में रेतीली जो मिट्टी है, इसका जो रंग होता है कणों का, वो होता है लाल रंग। लाल रंग के मिट्टी के कण पाए जाते हैं जो इस पवन के साथ उड़कर उत्तर की तरफ जाते हैं। एक तो लाल रंग के कण पहले से उड़ रहे हैं, दूसरा भूमध्य सागर से होकर गुजरेगी तो ये पवन नमी धारण कर लेती है, और नमी धारण करने के बाद ये पवन जाती है इटली में। ये पवन जाती है इटली में। इटली में जब ये पवन जाती है तो इस पवन के कारण यहां वर्षा होती है, और वर्षा होती है तो उस वर्षा में जल का जो रंग है वो लाल रंग होता है। वर्षा जल का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल रंग। कारण क्या है कि वायुमंडल में तो इस पवन के साथ उड़कर आने वाली लाल मिट्टी है, लाल रेत है, वो उड़ रही होती है। वर्षा की बूंदों के साथ वो लाल मिट्टी धरातल पर आकर गिरती है। तो ऐसे में इन पवनों के कारण होने वाली जो वर्षा है इटली में, उसे रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। रक्त वर्षा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पवन है जो कि काफी एग्जाम में पूछी जाती है कि निम्न में से कौन सी पवन रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो ध्यान रखें, रक्त वर्षा कराने वाली जो पवन है वो है सिराको पवन। सिराको पवन जो कि मूल रूप से अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में उत्पन्न होती है, उत्तर की तरफ जाती है, भूमध्य सागर को पार करके और यूरोप तक पहुंचती है। और यूरोप में इसका सर्वाधिक जो प्रभाव होता है वो होता है इटली में। इसका जो सर्वाधिक प्रभाव होता है वो
इटली में। और इटली के साथ साथ इसका दूसरा जो प्रभावित क्षेत्र आता है वो आता है यूरोप का ही एक देश आता है, स्पेन। स्पेन। अब क्योंकि ये भी उष्ण और शुष्क पवन है, और उष्ण और शुष्क पवन होने के कारण ये एक हानिकारक पवन है, जो वहां पर जो अंगूर के बागान होते हैं यूरोप के अंदर भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में, वैसे ही खट्टे रसदार फलों का अधिक उत्पादन होता है, तो यहाँ पर जो अंगूर के बागान होते हैं उन अंगूर के बागानों के लिए ये पवन है काफी नुकसानदायक होती है। उन अंगूर के बागानों को इस पवन के कारण काफी नुकसान होता है। एक बात और ध्यान रखें कि स्पेन के अंदर इस सिराको पवन को लेवेचे के नाम से जाना जाता है। इसका एक उपनाम है लेवेचे। स्पेन में इस पवन को नाम दिया जाता है, वो दिया जाता है लेवेचे। शायद कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लेवेचे किस देश में चलने वाली स्थानीय पवन है, तो ध्यान रखें स्पेन में चलने वाली पवन है लेवेचे। इसी प्रकार से ये जो सिराको पवन है, इस सिराको पवन को कुछ इस यूरोपीय महाद्वीप की बात करें तो यहाँ यूरोप में आ जाता है, ट्यूनीशिया आ जाता है, एक यहाँ पर लीबिया आ जाता है, एक यहाँ मिस्र आ जाता है। तो ये जो देश है जो कि इस भूमध्य सागर के तटवर्ती भाग में स्थित है, वहां इस सिराको पवन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अगर बात करें सिराको पवन की तो इसे मिस्र में अलग नाम से जाना जाता है, इसे लीबिया में अलग नाम से जाना जाता है, और ट्यूनीशिया में अलग नाम दिया जाता है। जैसे बात करें मिस्र में इसे अलग नाम, लीबिया में अलग नाम और ट्यूनीशिया में अलग नाम जो है इसके रखे गए हैं। तो इसमें लीबिया के अंदर इसे नाम दिया जाता है गिबली। लीबिया के अंदर इस पवन को जो है नाम दिया जाता है गिबली। इसी प्रकार से मिस्र में है इसे खिरगिज नहीं है, खमसीन। मिस्र में इसे खमसीन के नाम से जाना जाता है, खमसीन पवन के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में सिराको पवन के उपनाम भी है, जैसे मिस्र में हो गया खमसीन, लीबिया में हो गया गिबली। ये इसके स्थानीय नाम है अलग अलग देशों में। अब कुछ और भी पवने हैं जो हमारे इस विश्व मानचित्र में आपको देखने को मिलेंगी, जो कि गर्म पवने होती है, उष्ण एवं शुष्क पवने होती है। इनमें एक पवन आ जाती है इस दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में यह आता है एंडीज पर्वत। यह है एंडीज पर्वत। इस एंडीज पर्वत के पूर्व में यहां आ जाता है आपका एक देश आ जाता है अर्जेंटीना। इस अर्जेंटीना के अंदर भी एक गर्म और शुष्क पवन चलती है, और इस अर्जेंटीना में उस पवन को नाम दिया जाता है जोंडा। उस पवन को नाम दिया जाता है जोंडा। जैसे उत्तरी अमेरिका के अंदर चिनूक पवन का प्रभाव होता है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर, ठीक उसी प्रकार से दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना के अंतर्गत जो गर्म और शुष्क पवन चलती है उसे यहां पर नाम दिया जाता है जोंडा। ये भी शीत ऋतु में चलने वाली पवन है। इसी प्रकार कुछ गर्म और शुष्क पवनें हैं वो यहां जापान में चलती है, और जापान में इन पवनों को नाम दिया जाता है योमा। जापान में इन पवनों को नाम दिया जाता है योमा। एक पवन जो है इस अफ्रीका के अंतर्गत जो सूडान है, इस सूडान के अंतर्गत चलती है, और सूडान में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन को नाम दिया जाता है हबूब। इस पवन को नाम दिया जाता है हबूब।
सूडान के अंतर्गत चलती है। ऐसे ही फारस की खाड़ी के अंतर्गत, फारस की खाड़ी ये जो क्षेत्र है, और इसके साथ साथ जो निकटवर्ती क्षेत्र और जोड़ दे इसमें मेसोपोटामिया, जिसमें इराक ईरान का कुछ क्षेत्र आ जाता है। तो इस फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया के अंतर्गत भी एक गर्म एवं शुष्क पवन चलती है, और इस पवन को नाम दिया जाता है यहां पर सामल। यहां इस पवन को नाम दिया जाता है सामल। इसके अतिरिक्त ये जो अरब का मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है, इस अरब के मरुस्थल में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को नाम दिया जाता है सिमूम। सिमूम ये भी काफी इंपॉर्टेंट पवन है, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होती है कि अरब के मरुस्थल में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम होता है सिमूम। ऐसे ही कुछ पवनें हैं जो इस ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत चलती है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में ये जो विक्टोरिया प्रांत है, ये जो विक्टोरिया प्रांत है, इस विक्टोरिया प्रांत के अंतर्गत चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को नाम दिया जाता है ब्रिक फिल्डर। ब्रिक फिल्डर ये यहां पर चलने वाली गर्म पवन है, जो कि विक्टोरिया प्रांत के अंतर्गत है, दक्षिणी पूर्वी भाग में। इसे ब्रिक फिल्डर के नाम से जाना जाता है। यही इस ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में यहां एक द्वीपीय देश आता है, और नाम होता है उस देश का न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड नाम सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित छोटा सा द्वीपीय देश है न्यूजीलैंड। यहां चलने वाली गर्म और शुष्क पवन जो होती है उसे नाम दिया जाता है नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर। इसी प्रकार जो भारत की प्रसिद्ध पवन है, ये तो आप जानते ही होंगे। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में मई जून के महीने में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। उस समय ये जो पवन है ये दक्षिण पश्चिम से पूर्व एवं उत्तर पूर्व की ओर चलती है, और इस पवन को यहां नाम दिया जाता है लू। यहां इस पवन को नाम दिया जाता है लू। ऐसे ही एक पवन है उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत और चलती है, जो भी गर्म पवन होती है। ये भी उत्तरी अमेरिका का जो आंतरिक जो मैदानी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में चलती है, और उस पवन को नाम दिया जाता है ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर। तो ऐसे में ये कुछ गर्म और शुष्क पवनें थी जो संपूर्ण विश्व भर में देखने को मिलती है। इन सभी पवनों से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे में पवनों के अंतर्गत ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, गर्म और शुष्क पवनों का। इसी प्रकार कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर ठंडी पवनें चलती है, जिनकी उत्पत्ति ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। तो उससे रिलेटेड एक अलग वीडियो लेकर फिर से मैं आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।